26 दिसंबर 2020 को डब्ल्यूएचओ के हेड ने ये कहा। The pandemic has highlighted the intimate links between the health of humans, animals, and planet, which we can only address with a One Health approach. Any efforts to improve human health are doomed unless they address the critical interface between humans and animals and the existential threat of climate change that's making our Earth less habitable. History tells us that this will not be the last pandemic, and epidemics are a fact of life. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोरोना जैसे पैंडेमिक आगे भी आ सकते हैं अगर हमने क्लाइमेट चेंज और एनिमल वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया तो। एनिमल वेलफेयर और कोरोना के बीच में क्या संबंध है? हम सब जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत वुहान चाइना के एनिमल मार्केट से हुई थी। सो ये बात अब तक काफ़ी क्लियर हो चुकी है कि कोरोना वायरस एनिमल में से आया है इंसान में। लेकिन क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस की सबसे पहले शोध कब हुई थी? आज से 90 साल पहले। यस, आपने सही सुना, 90 साल पहले 1930 में सबसे पहला कोरोना वायरस पाया गया था और वो पाया गया था मुर्गी में। सबसे पहली बार इंसान में कोरोना वायरस 1965 में पाया गया था, लेकिन वो भी डेंजरस नहीं था। उसे सिर्फ सादा जुकाम या सर्दी जैसा चीज सिम्टम्स हो रहे थे। तो सबसे पहला डेंजरस कोरोना वायरस कब मिला? 2002 में, जिसे डब्ल्यूएचओ ने नाम दिया सार्स। और वो एक बड़ा पेंडेमिक था, 25 से 30 कंट्री में फैला हुआ। तो पहले 60 से 70 साल 1930 से लेके 2002 तक ये वायरस इंसान में नहीं गया था, और अगर गया भी था तो वो डेंजरस नहीं था। लेकिन 2002 का कोरोना जो था, जिसने सार्स वाली बीमारी सबको दी, वो डेंजरस था और उसमें लोग मर भी गए थे। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 70 साल में कि ये सादा वाला जानवर का कोरोना बदली होके इंसान को इन्फेक्ट करने लगा और मारने भी लगा, और जिसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ द वायरस, या वायरस अपना रूप बदलता है। तो 70 साल में एक वायरस ने अपना रूप ऐसा बदला कि वो जानवर में से इंसान में इन्फेक्शन करने लायक हो गया। तो कोरोना वायरस क्यों अपना रूप बदलता है और कैसे बदलता है? 1970 और 80 के दशक में इंडस्ट्रियलाइज्ड एनिमल फार्मिंग की बहुत जोरों शोरों से शुरुआत हो गई थी। दूध, अंडा, मांस, चिकन की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। एनिमल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने की जो वजह से जो छोटे फार्म थे वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इंडस्ट्री लेवल पे हज़ारों की संख्या में इन एनिमल्स को रखने की शुरुआत हो गई थी, और जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड एनिमल फार्मिंग। अब हुआ ये कि हज़ारों की संख्या में इन जानवरों को छोटी छोटी जगह में रखा जाता था और इनमें वायरस तुरंत फैल जाता था। लेकिन इन जानवर को बीमारी ना लगे, उसके लिए इन इंडस्ट्रियलाइज्ड एनिमल फार्मिंग में उन्हें पूरा साल एंटीबायोटिक या एंटीवायरल की दवाइयाँ दी जाती थी। अब वायरस की भी प्रकृति है कि उसे जिंदा रहना है, तो वायरस खुद को बचाने के लिए अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वायरस अपना रूप बदल देता है और जो एनिमल्स है, उसका केयर करने वाले जो इंसान है, उसमें वो जंप करता है। मतलब एनिमल में से वो वायरस दूसरी स्पीसीज जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान में पहुंच जाता है। कई बार वो माइल्ड डिजीज जैसे सादा सर्दी जुकाम ही देता है, लेकिन कई बार 2002 में आई हुई सार्स जैसी बीमारी भी दे सकता है, और अब जो आई है वो कोरोना जैसी बीमारी भी शुरुआत एनिमल से हुई थी। तो यही मेरा कहना है, और यही डब्ल्यूएचओ के हेड का भी कहना था कि जब तक हम एनिमल फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, अगर उस पे नियम नहीं बनाएंगे, तो ऐसे ही वायरस एनिमल में से इंसान में आते रहेंगे। आपको उदाहरण देता हूँ पिछले 20 साल का। जितने भी पैंडेमिक अब तक आए हैं, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सार्स, इबोला और अब कोविड-19, ये सभी पैंडेमिक एनिमल से ही शुरू हुए थे। और एक कॉमन चीज़ ये है कि ये सभी पैंडेमिक एयरबॉर्न है, मतलब सांस से फैलने वाले हैं।
खाने से नहीं, सांस से फैलने वाले। मतलब अगर आप एनिमल्स के नज़दीक हो जो बीमार है और उसके अंदर कोई ऐसा वायरस है जो इंसान में भी जिंदा रह सकता है, तो वो वायरस आपको लगेगा। तो ये पेंडेमिक ने हमें क्या सिखाया? एज ए डॉक्टर अगर मैं देखूं तो पिछले 20 साल के ये जितने भी पेंडेमिक जो मैंने आपको बताए, इसमें क्या कॉमन है? 3 चीज़ सबसे बड़ी कॉमन है। एक तो ये पिछले 20 साल के जितने भी बड़े पेंडेमिक थे वो सब वायरस से हुए थे। दूसरा, जिसकी शुरुआत एनिमल से हुई थी। और तीसरा, ये ज़्यादातर सभी पेंडेमिक रेस्पिरेटरी पेंडेमिक है, मतलब सांस से अंदर जाने वाले, फेफड़ों को परेशान करने वाले पेंडेमिक है। याद रहे, खाने से होने वाले पेंडेमिक पहले भी हमने देखे हैं, लेकिन पिछले 20 साल में वो पेंडेमिक ने जितना हमें परेशान नहीं किया है जितना हमें रेस्पिरेटरी वायरस ने परेशान किया है। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो सिर्फ एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में तुरंत फैल सकता है। जो खाने वाला वायरस या खाने वाला कीटाणु है उसे हमें पेट में डालना पड़ता है, तो जिसको फैलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो भविष्य में भी हमको रेस्पिरेटरी वायरस से बचना बहुत ज़रूरी रहेगा और भविष्य के पेंडेमिक में भी इसी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी वायरस या रेस्पिरेटरी कीटाणु जो सांस से, नाक से या मुंह से फैल सकता है, उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए। और यही मैसेज इस वीडियो में भी है कि सबसे ज़्यादा डेंजर हमें जानवरों में से है। जो जानवर में पाए गए रेस्पिरेटरी वायरस है वो काफ़ी आसानी से इंसान में जा सकते हैं और इसी के लिए हर एक कंट्री की जिम्मेदारी बनेगी कि जहाँ पे एनिमल फार्मिंग हो रहा है, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उसके लिए कड़क नियम बनाए और उसका उपयोग करें। और उस पे लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी जानवर रखे जाते हैं वहाँ की साफ़ सफाई कैसी है, वहाँ का वेलफेयर उनका कैसा है और क्या मेडिसिन दी जाती है। हर कुछ समय पे वो जानवरों के अंदर वायरस का टेस्ट हो रहा है कि नहीं, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली जब तक मैं देखता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने देखा है, जैसे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, चाइना है, ये सब कंट्रीज़ में अभी भी लॉज बहुत वीक है। एनिमल फार्मिंग पे ज़्यादा गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रहता है और यहीं से वायरस की शुरुआत होती है और आगे जाके ह्यूमन बीइंग्स को और पूरी दुनिया को उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी चैनल यूट्यूब की 10 इवेंट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।